गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के बायो का जो चैप्टर 6 है, उसका चैप्टर 6 प्रजनन, उसका लेक्चर 2। अर्थात आज हम लोग प्रजनन को आगे बढ़ाएंगे। इस लेक्चर में आज हम लोग प्रजनन के बारे में डिस्कस किए थे। पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे अलैंगिक प्रजनन के बारे में, लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लैंगिक प्रजनन के बारे में। हमने कहा था, आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कि लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन क्या है। तो हमने वहाँ कहा था कि अलैंगिक प्रजनन में नर और मादा युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन लैंगिक प्रजनन में नर और मादा युग्मक की आवश्यकता होती है। अर्थात लैंगिक प्रजनन की एक ऐसी विधि है जिसमें दोनों युग्म की आवश्यकता होती है, दोनों प्रकार के, अर्थात नर और मादा दोनों की आवश्यकता है। नर को हम लोग फीमेल कहते हैं और मादा को मेल कहते हैं। अर्थात जब नर और मादा मतलब कि मेल और फीमेल दोनों मिलने के बाद जो जनन होगा उसे बोलेंगे हम लोग लैंगिक जनन। हमने क्या कहा, यदि नर और मादा मतलब ये है आपका मेल और ये है आपका फीमेल, अगर दोनों मिलेगा तब जो प्रजनन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब क्या, लैंगिक जनन। अर्थात जब ये दोनों मिलेगा तब क्या बनेगा, लैंगिक जनन। अब जब किसी भी जीव में लैंगिक जनन होता है, जब किसी भी जीव में, चाहे वो पौधा हो, चाहे वह जीव जंतु या जानवर हो, अगर किसी में लैंगिक जनन होता है तो उसमें युग्मक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, युग्मक का। उसमें युग्मक का निर्माण क्यों होगा, क्योंकि उसमें कितने लोग भाग लेते हैं, दो लोग, एक मेल और एक फीमेल। तो दोनों का अपना अपना एक प्रकार का विभाग होगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मक। अब युग्मक क्या है देखेंगे। युग्मक होता है कि नर और मादा मतलब कि मेल और फीमेल के जनन अंगों में बनने वाली कोशिका को, मेल और फीमेल के जनन अंगों में बनने वाली कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं। तो अर्थात ये क्या है, ये एक प्रकार की कोशिका है। ये क्या है, एक प्रकार की कोशिका है। युग्मक दो प्रकार का होता है, एक होता है नर युग्मक, एक होता है नर युग्मक और एक होता है मादा युग्मक। युग्मक कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एक हो गया नर युग्मक और एक हो गया मादा युग्मक। अर्थात नर के जनन अंगों में बनने वाली कोशिका को नर युग्मक कहते हैं और मादा के जनन अंगों में बनने वाली कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, मादा युग्मक कहते हैं। नर युग्मक में जो कोशिका बनता है उसे हम लोग शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्राणु। और इसी का दूसरा नाम है स्पर्म। स्पर्म क्या बोलते हैं इसको, स्पर्म। और मादा युग्मक के जनन अंगों में जो बनता है उसे हम लोग कहते हैं अंडाणु। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अंडाणु। और इसी को बोलते हैं ओभम। क्या बोलते हैं इसको, ओभम। दो चीज आपके सामने है, एक है शुक्राणु और एक है अंडाणु। ये जो शुक्राणु है वह जीव और पौधा दोनों में बनता है। यदि ये शुक्राणु जीव में बनेगा, अगर ये शुक्राणु जीव में बनेगा तो वो बनता है अंडाशय में। कहाँ बनता है, अंडाशय नहीं, वृषण में। कहाँ बनेगा, ये बनता है वृषण में। और यदि पौधा में अगर शुक्राणु बनेगा तो वो बनता है परागकोश में। कहाँ बनता है, परागकोश में। अगर मेल है, अगर जंतु है, मनुष्य है, तो उसके वृषण में बनता है। स्पर्म कहाँ बनेगा, शुक्राणु कहाँ बनेगा, उसके वृषण में। लेकिन वो पौधा है तो शुक्राणु कहाँ बनेगा, परागकोश में। ओके। अगर वो मादा है तो अगर मादा जीव है, अगर वो मादा जीव है तो उसका जो बनेगा, ये ओवम बनेगा, वो बनेगा अंडाशय में। वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा अंडाशय में। लेकिन अगर वो पौधा है तो उसमें कहाँ बनेगा, उसमें बनता है वर्तिकाग्र में। कहाँ बनता है, वर्तिकाग्र में। हमने क्या कहा, इसमें किसका निर्माण होगा, तो इसमें निर्माण होता है युग्मक का। युग्मक कितने प्रकार का, नर युग्मक और मादा युग्मक। ये जो नर युग्मक है उसका जो कोशिका बनेगा उसको शुक्राणु और इसके कोशिका को अंडाणु। ये अगर जीव में बनेगा, कहाँ बनेगा, वृषण में, पौधा में, परागकोश में। ये जो आपका अंडाणु है जीव में, अंडाशय में, पौधा में कहाँ बनेगा, वर्तिकाग्र में। तो हमने अभी क्या पढ़ा रहा था, लैंगिक जनन क्या है। तो हमने आपको समझा पाया लैंगिक जनन के बारे में। लेकिन हम लोगों को समझना है कि लैंगिक जनन दो जगह होगा, एक होगा पौधा में और एक होगा जंतु में। तो सबसे पहले हम लोग लैंगिक जनन पौधा में कैसे होता है इस चीज को जरा समझते हैं।
हमने क्या कहा, पहले हम लोग ये समझेंगे कि पौधा में जनन किस प्रकार से होता है। तो अगला आप हेडिंग देंगे पौधा में लैंगिक जनन। अगला हेडिंग देंगे आप पौधा में लैंगिक जनन। आपने क्या बोला, पौधा में लैंगिक जनन। तो अगला हेडिंग है आपके सामने पौधा में लैंगिक जनन। अगला हेडिंग आपने दिया पौधा में क्या पढ़ना है, अब हम लोग को पढ़ना है पौधा में लैंगिक जनन के बारे में। जरा समझते हैं। सबसे पहली बात, पौधा में दोनों भाग होता है, अर्थात मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। ओके, मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। पौधा में मेल पार्ट भी होता है और हमने क्या कहा, फीमेल पार्ट भी होता है। तो पौधा में जो नर भाग होता है, पौधा में जो नर भाग होता है उसे हम लोग कहते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं, पुमंग। और इसी का दूसरा नाम है पुंकेसर। क्या नाम है, पुंकेसर। और जो मादा भाग है, फीमेल पार्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं जायांग। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं जायांग। और इसी का नाम है स्त्री केसर। इसका क्या नाम हो गया, इसका नाम होता है क्या, स्त्री केसर। ओके, बहुत अच्छे से आप समझिए, इसका नाम क्या होता है, स्त्री केसर। पौधा में नर भाग और मादा भाग दोनों होता है। पौधा में जो नर भाग होता है उसका नाम है पुमंग या पुंकेसर। पौधा में जो मादा भाग होता है उसको बोलते हैं जायांग। अब यहाँ समझिए, अगर किसी पौधे में केवल पुमंग है, इसका मतलब है कि वह जो पौधा है, वह जो पौधा है वो नर भाग है। वो क्या है, वो नर भाग है, मतलब वो एक लिंगी पौधा है। यदि किसी पौधे में केवल जायांग है, इसका मतलब उसमें केवल स्त्री भाग है, अर्थात वो भी केवल एक लिंगी पौधा है। रियल में पौधा का जो जनन अंग होता है, पौधा रियल में पौधा का जो जनन अंग होता है, पौधा का जो जनन अंग है वो फूल होता है। पौधा का जनन अंग कौन होता है, फूल होता है। और फूल क्या है, तो फूल तना का अग्रभाग है। फूल क्या है, फूल तना का कौन सा भाग है, अग्रभाग है। तो पौधा का जनन अंग कौन होगा, फूल। फूल क्या है, तना का अग्रभाग है। अब देखेंगे तो फूल में दोनों चीज होता है। फूल दो प्रकार का, एक होता है एक लिंगी और एक होता है उभयलिंगी। क्या बोला हमने, एक फूल कैसा है, एक होता है एक लिंगी फूल और एक होता है उभयलिंगी फूल। मतलब वैसा फूल जिसमें दोनों अंग हो उसे बोलेंगे उभयलिंग। मतलब नर भाग और मादा भाग यदि दोनों उपस्थित होगा उसे क्या बोलेंगे, उभयलिंगी फूल। और एक होता है जिसमें केवल या तो हो तो केवल पुमंग हो या हो तो केवल जयांग हो, अर्थात उस फूल में या तो केवल नर भाग हो या तो केवल मादा भाग हो। अगर केवल नर भाग होगा उसे बोलते हैं वो भी एक लिंगी फूल है। अगर जिसमें केवल मादा भाग है वो भी केवल एक लिंगी फूल है। अगर नर भाग है तो नर फूल है, अगर मादा भाग है तो मादा फूल है। तो फूल दोनों प्रकार का, एक हो गया एक लिंगी फूल और एक हो गया उभयलिंगी फूल। एक लिंगी फूल का मतलब जिसमें अगर हो तो केवल मादा हो या हो तो केवल नर भाग हो। उभयलिंगी में नर और मादा दोनों होता है। तो मान लेते हैं कि आपका जो फूल है, फूल में कुछ नर भाग होता है, फूल का नर भाग भी होता है और फूल का मादा भाग भी होता है। तो फूल का जो नर भाग है वो कौन कौन सा है जरा देखेंगे आप। तो फूल का जो नर भाग होता है वो है आपका पुतंतु, योजी, एक हो गया पुतंतु, एक हो गया योजी और एक होता है परागकोश। परागकोश क्या बोले, पुष्प का नर भाग कौन कौन से हैं, पुतंतु, योजी और परागकोश। ये तीनों क्या है, ये तीनों है पुष्प का नर भाग। कौन कौन चीज, पुतंतु, योजी और परागकोश। कौन कौन हो गया, पुतंतु, योजी और देखिए अब जरा सा, ये मान लो कोई पुष्प है, पुष्प है, ये है परागकोश। ये क्या है, परागकोश। इस परागकोश में इसके अंदर में छोटे छोटे कण होते हैं, इसको बोलते हैं परागकण। क्या बोलते हैं, परागकण। ये जो है इसका नाम, ये जो आपका डंठल जैसा दिख रहा है इसका नाम है पुतंतु। क्या नाम है इसका, पुतंतु। और जो ये निचला वाला भाग है इसका नाम है योजी। क्या नाम हो गया, योजी। आपने क्या देखा, किसी भी पुष्प के नर भाग कितने हैं, तो किसी भी पुष्प के नर भाग 3 हैं, पुतंतु, योजी और परागकोश।
मादा भाग भी, किसी भी फूल में क्या बोले, मादा भाग भी होता है। अगर मादा भाग होगा तो मादा भाग भी इसका 3, एक होता है अंडाशय, अंडाशय, दूसरा होता है वर्तिका और तीसरा होता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, तीसरा कौन हो गया, वर्तिकाग्र। मतलब मादा भाग भी कितने हैं, 3 गो हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। क्या होगा, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ये देखिए कैसे बनता है। इसके फूल को जरा यहां बनाते हैं। ये सर, ये जो सबसे ऊपर वाला भाग है इसी का नाम है वर्तिकाग्र। ये जो मिड वाला नाम है यही है वर्तिका और ये है इसका अंडाशय। अंडाशय, इसी में ये हो गया अंडाशय। हमने क्या कहा, ये फूल का कौन सा भाग है, ये नर भाग है। ये पुष्प का कौन सा भाग है, ये मादा भाग है। मतलब ये नर फूल है और ये क्या है, मादा फूल है। इस फूल में केवल नर भाग है और इस फूल में केवल क्या है, मादा भाग है। हमने क्या बोला, इस फूल में केवल नर भाग है और इस फूल में केवल मादा भाग है। मतलब ये फूल जो है ये केवल नर फूल है और ये कैसा है, मादा फूल है। अर्थात ये भी एक लिंगी फूल है और ये भी क्या है, एक लिंगी फूल है। लेकिन कुछ फूल ऐसे होते हैं जो उभयलिंगी होते हैं। अगला हेडिंग है आपका उभयलिंगी फूल। तो उभयलिंगी फूल का मतलब क्या हो गया, जिसमें नर और मादा दोनों भाग एक ही पुष्प में हो। क्या बोला हमने, जिसमें नर और मादा भाग दोनों क्या हो, एक ही पुष्प में हो। जिसमें नर और मादा दोनों भाग क्या हो, एक ही पुष्प में हो, उसे आप क्या कहते हैं, उभयलिंगी फूल कहते हैं। अब देखिए उभयलिंगी फूल कैसा होता है। सबसे पहली बात जरा इसका हम लोग फोटो बनाते हैं अच्छे से। देखेंगे सर, ये जो है इस भाग का नाम, इसको डंठल कहते हैं ना, डंठल। डंठल उसका नाम है, ये जो आपका डंठल है, इस डंठल को बोलते हैं पुष्पासन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पुष्पासन। और ये जो सोफा है, सोफा जैसा भाग है, इसका नाम है सेपल। सौ से सेपल, सौ से सोफा, मतलब जिस पे फूल बैठा रहता है। डंठल का नाम क्या है, पुष्पासन। और ये जो आपका ये वाला भाग है, ये क्या है, सेपल। इसके ऊपर में फूल, इसी के ऊपर में फूल लगा होता है। तो ये क्या है, फूल का सबसे बाहरी भाग है। तो इसका जो सबसे बाहरी भाग है उसका नाम होता है बाह्य दल पुंज। क्या नाम है इसका, बाह्य दल पुंज। क्या नाम है इसका, इसका नाम है बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज के अंदर में जो पत्तियां होती है, बाह्य दल पुंज के अंदर में जो पत्तियां होती है इसका नाम है दलपुंज। बाह्य दलपुंज के अंदर में जो पत्तियां हैं उसका नाम है दलपुंज। इसका नाम क्या हो गया, दलपुंज। उसके बाद 2 भाग होता है, एक होता है पुमंग। देखिए ना, पुमंग कैसा भाग हो गया, पुमंग जो हो गया वो हो गया आपका नर भाग और जायांग जो है वो क्या हो गया, मादा भाग। अगर ये उभयलिंगी है तो इसमें क्या होगा, पुमंग और जायांग दोनों साथ में होगा। तो ये क्या है, यही है आपका मादा भाग, मतलब ये जायांग है। और ये क्या है, पुरुष भाग, मतलब ये पुमंग है। तो इसी में जो पुमंग और जायांग, जैसे ये बताइए कौन सा भाग है, ये वाला भाग है। तो ये रियल में क्या है, ये है आपका जायांग। ये क्या हो गया, जायांग, ठीक है। जिसमें से ये है वर्तिका, ये वर्तिकाग्र, ये वर्तिका। और इसके बगल में यहाँ क्या कहा था आपने, ये क्या है, ये है आपका पुमंग। इसका क्या नाम है, ये है पुमंग। ये कौन है, पुमंग। और ऐसा नहीं सिर्फ एक ही वो पुमंग होगा, पुमंग और भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक ही वर्तिकाग्र होगा, वर्तिकाग्र और भी, जायांग और भी हो सकता है। ये है उभयलिंगी फूल। उभयलिंगी फूल में ये क्या क्या है, तो ये है आपका पुष्पासन, ये है सेपल, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। ये जो पुमंग है इसका 3 भाग है। ये जो पुमंग है यही इस टोटल फिगर का, ये जो टोटल फिगर है इसी टोटल फिगर का नाम है पुमंग। इसको एक साथ कहते हैं पुमंग। तो यहाँ पे जो पुमंग है उसका भी 3 भाग होगा। ये पुमंग, ये कौन सा भाग है, ये है परागकोश, ये है पुतंतु और ये है योजी।
ये जो पूरा फिगर है, इसी पूरा फिगर का नाम है जायांग। तो जायांग का भी कितना भाग होगा? 3 भाग। यही है आपका जायांग, ये है आपका वर्तिकाग्र, ये है वर्तिका, ये है अंडाशय। ये क्या है? अंडाशय। ये क्या है? ये है अंडाशय। और ये क्या है? परागकोश। ये सभी ये है आपका क्या? ये है परागकोश। परागकोश में क्या होता है? तो परागकोश में होता है परागकण। ओके, ये क्या है? ये है आपका वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र ये क्या है? ये है वर्तिकाग्र। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि ये फूल में निषेचन होगा, मतलब फूल जो है इसमें नर और मादा युग्मक मिलेगा। जब प्रजनन कैसे होता है? जब नर और मादा दोनों एक साथ हों, दोनों एक दूसरे से संभोग करें, दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद तब एक नए जीव का उत्पत्ति होगा। अर्थात अब क्या करना पड़ेगा? नर और मादा को संभोग कराना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज कराना पड़ेगा, दोनों को पॉलिनेशन पर कराना पड़ेगा। तो उस पॉलिनेशन का नाम है परागन। अगला स्टार क्या पढ़ेंगे? परागन। अब परागन क्या है? देखिए, बोलता है कि नर और मादा के मिलने की प्रक्रिया को परागन कहते हैं। क्या बोले? नर और मादा के मिलने की प्रक्रिया, अर्थात पुमंग और जायांग के मिलने की जो प्रक्रिया है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? परागन कहते हैं। इसी प्रोसेस का नाम क्या है? परागन। फिर से देखिए, इसका एक अन्य परिभाषा आपको अच्छे से समझाते हैं। परागन जब क्या होगा? नर और मादा मिलेगा। अब ये नर और मादा कैसे मिलेगा? सर, नर भाग कौन है? नर भाग है परागकोश और मादा भाग है वर्तिकाग्र। तो बोला यदि परागकोश किसके पास चला जाए? वर्तिकाग्र के पास। लेकिन परागकोश वर्तिकाग्र के पास नहीं जाता है। परागकोश में जो परागकण है वो निकल के जाता है। कब? जब ये फूल विकसित हो जाता है, जब ये फूल मैच्योर हो जाता है, तब उसका जो परागकोश है वो पक जाता है। पकने के बाद वो फूटता है तो उसमें से निकलता है परागकण, और परागकण निकलकर यदि वर्तिकाग्र पे पहुंचता है, ये परागकोश से परागकण निकल करके जब वर्तिकाग्र पे पहुंचता है तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं परागन। क्या बोलते हैं? परागन। इसी प्रक्रिया को, अर्थात जब यहाँ जो परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पे पहुंचेगा तो इसी प्रक्रिया का क्या नाम है? इसका नाम है परागन। परागन 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? क्या बोल रहे थे अभी? परागन कितना प्रकार का? परागन 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वपरागन, एक कौन हो गया? स्वपरागन, और एक होता है परपरागन। एक कौन हो गया? एक होता है स्वपरागन और एक होता है परपरागन। हमने क्या कहा? परागन कितने प्रकार का? तो परागन होता है 2 प्रकार का। कौन कौन? एक होता है स्वपरागन और एक होता है परपरागन। हमने क्या कहा? परागन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन? एक होता है स्वपरागन और एक होता है परपरागन। ये स्वपरागन क्या है देखेंगे। स्वपरागन, दूसरा क्या है? परपरागन। पहले परपरागन को देखते हैं। हमने कहा कुछ ऐसे पौधे हैं जो द्विलिंगी होता है और कुछ ऐसा पौधा है जो एकलिंगी होता है। एकलिंगी होने का मतलब एक फूल में केवल एक अंग होगा, या तो नर या तो मादा। फिर दूसरे फूल में भी केवल एक ही प्रकार के अंग होंगे। मान लो ये हमारे दोनों हाथ में 2 फूल है, ये नर है और ये मादा है, ठीक है? दोनों दूर दूर है, ये दोनों दूर दूर है। हाँ, एक बात हो सकता है कि नर और मादा दोनों प्रकार के फूल एक ही पौधे में हो, या नर और मादा दोनों प्रकार के फूल 2 अलग अलग पौधे में। मान लो आपके ग्राउंड में एक तरफ नर फूल है और एक तरफ मादा फूल है। अब क्या हुआ? नर फूल में जो पुमंग था, उसका जो परागकोश था वो विकसित होकर के, पक करके, मैच्योर्ड होकर के फट गया। उसमें क्या निकलेगा? परागकण निकलेगा। वो परागकण या तो हवा के द्वारा या पक्षी के द्वारा या आप और मेरे द्वारा, मतलब किसी भी एक्सटर्नल एक्टिविटी से वो वहाँ से उड़ करके यदि वर्तिकाग्र पर आके गिरता है, मतलब 2 अलग अलग पौधे के नर और मादा आपस में मिलते हैं। यदि एक फूल का परागकोश से परागकण निकलकर दूसरे मादा फूल के वर्तिकाग्र पे जाके गिरता है, तब इस प्रक्रिया का नाम है परपरागन। क्या बोल रहे हैं हम? बोल रहे हैं यदि 2 फूल है, एक मादा है एक नर है, यदि नर के परागकोश के पकने से जब परागकण निकलता है, वो किसी एक्सटर्नल विधि द्वारा, बाह्य कारक के द्वारा यदि वो मादा फूल के वर्तिकाग्र पे पहुंचता है, तब इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं परपरागन। क्या बोलेंगे? परपरागन। लेकिन यदि एक ही फूल के, इस फिगर में एक ही फूल के, एक ही, इसमें क्या है? इसमें ये ऐसा होता है अड़हुल के फूल में,
ठीक है। तो ये इसमें क्या है कि यहाँ परागकोश है, जब ये पकेगा तो ये फूटेगा। यदि एक ही फूल में परागकोश और वर्तिकाग्र मतलब पुमंग और जायांग दोनों हो तो इसको बोलते हैं उभयलिंगी फूल या द्विलिंगी फूल। उसमें यदि आपका परागकोश पक जाता है, जब वो फूटता है उसमें से परागकण निकल करके कहाँ जाता है, वर्तिकाग्र पे। तो यदि एक ही पौधे के अंदर परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पे जाती है तब इस प्रकार के परागण को कहते हैं स्वपरागण। क्या बोले, इस प्रकार के परागण को क्या बोलेंगे, स्वपरागण। अब दूसरा स्टार, पर परागण एक लिंगी फूल में होता है, लेकिन स्वपरागण जो है ये द्विलिंगी या उभयलिंगी फूल में होता है। अर्थात वैसे फूल में होता है जिसमें पुमंग और जायांग दोनों एक साथ हो, जिसमें पुमंग और जायांग क्या हो, दोनों एक साथ हो, तब वैसे फूल में क्या होता है, स्वपरागण। और अगर दो अलग अलग फूल हैं तो उसमें क्या होगा, पर परागण। तो हमने क्या देखा कि परागण कितने प्रकार का, स्वपरागण और पर परागण। अब एक अगला स्टार को जानना है, उसका नाम है निषेचन। अगला स्टार क्या है, अगला स्टार का नाम है आपका निषेचन। ये निषेचन क्या है जरा समझिए। अगला स्टार है आपके सामने निषेचन, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब क्या होता है, जैसे क्या हुआ कि ये जो आपका परागकोश है, इस परागकोश से परागकण निकल करके वर्तिकाग्र पर पहुंच गया। क्या बोले, परागकोश से परागकण निकला और कहाँ पहुंच गया, वर्तिकाग्र पर पहुंच गया। आज क्या हो रहा है, तो आज हो रहा है क्या, तो आज परागकोश से परागकण निकला और परागकण निकल करके वो कहाँ पहुंच गया, वो पहुंच गया कहाँ पे, वो पहुंच गया वर्तिकाग्र पे। वर्तिकाग्र में लसीला मतलब कि चिपचिपा द्रव होता है। लचीला मतलब लस्सी के आकार का, मतलब चिपचिपा द्रव होता है। अगर ये कण निकल करके परागकोश से परागकण निकला और उड़ करके वो कहाँ पहुंचा, वर्तिकाग्र पर, वहाँ चिपचिपा द्रव है तो वहाँ ये जाकर के चिपक जाता है। आज पुमंग और जायांग दोनों एक दूसरे के साथ मिल गया। पुमंग और जायांग दोनों क्या हुआ, एक दूसरे के साथ मिल गया। इस मिलने की प्रक्रिया को हम लोग परागण कहते हैं। तो हम लोग परागण समझ गए। परागण दो प्रकार का, स्वपरागण और परपरागण। अब क्या होता है, यहाँ पे दोनों जैसे ही परागण हुआ तो इससे यहाँ से निकल करके ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये परागकण है, ये परागकण कहाँ निकल के चला गया, वर्तिकाग्र पे। अब उसका जायांग का जो चिपचिपा द्रव था वो किसके साथ अभिक्रिया करेगा, परागकण के साथ। परागकण के साथ अभिक्रिया करने के बाद यहाँ से दोनों एक प्रकार का द्रव बनाता है, जो द्रव धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के कारण अंडाशय में आ जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हुआ, अंडाशय में आ जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हुआ, ये कहाँ आ गया, तो ये आ गया आपका अंडाशय में आ गया। और अंडाशय में वो दोनों पलने लगता है और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं निषेचन। इसी प्रक्रिया का क्या नाम है, निषेचन। अर्थात पुमंग और जायांग के मिलने के बाद उसका अंडाशय में पलना, अर्थात अंडाशय में फल का निर्माण होना निषेचन कहलाता है। जब पुमंग और जायांग दोनों जैसे शिशु, जैसे पिता का स्पर्म और माँ का ओवम के मिलने से माँ के गर्भ में, यूटेरस में, गर्भाशय में शिशु का निर्माण धीरे धीरे होने लगता है। उसी प्रकार शिशु, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो वो उसी प्रकार क्या होता है, ये एक प्रकार का समझिए शिशु है। यही शिशु आगे चल करके फल का निर्माण करता है। पौधे में क्या किसका निर्माण करेगा, फल का, और मानव में किसका निर्माण करेगा, शिशु का। तो क्या हुआ, ये दोनों जब यहाँ से परागकण निकल करके परागकोश से निकल के यहाँ पे वर्तिकाग्र पे जाता है तो ये गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे कहाँ आ गया, अंडाशय में। और अंडाशय में उसका एक रासायनिक अभिक्रिया होती है और उसी रासायनिक अभिक्रिया का नाम क्या है, निषेचन। तो पुमंग और जायांग के अभिक्रिया के फलस्वरूप, निषेचन के फलस्वरूप जो एक नए प्रोडक्ट का निर्माण होता है, जो एक नया उत्पाद बनता है, उस उत्पाद का नाम क्या है, फल। उसका नाम क्या है, उसका नाम है फल। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, पौधे में प्रजनन के फलस्वरूप आपको किस चीज की प्राप्ति हुई, फल की प्राप्ति हुई। तो ये जो पूरा का पूरा प्रजनन का एक सिस्टम था, ये प्रजनन किस में है, तो ये प्रजनन है आपका फूल में, अर्थात पौधे में। पौधे में प्रजनन का मुख्य अंग कौन सा है, तो वो है आपका फूल। फूल कहाँ होता है, वो तना का अग्रभाग है, उसी को क्या बोलते हैं, फूल। यही फूल निषेचन के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण करता है जिसका नाम क्या है, फल। और यही फल धीरे धीरे पकने के बाद
अपना एक स्वादिष्ट रूप ले लेता है, जिससे हम लोग अपने उपयोग के लिए, अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हम लोग इसको ग्रहण करते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि फूल में प्रजनन मतलब पौधे में लैंगिक प्रजनन किस प्रकार से होता है उसे हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग नए लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मानव में प्रजनन। तो सबसे पहली बात हम लोग ये बात करेंगे कि मानव में प्रजनन, तो मानव में स्त्री और पुरुष दोनों एक में ही होता है कि अलग अलग होता है? वेल नोन है, आपका जवाब होगा दोनों अलग अलग होता है। तो इसका मतलब है मानव का जो नर भाग है उसे हम लोग पुरुष कहते हैं, मानव का जो स्त्री भाग, जो मादा भाग है उसे हम लोग स्त्री कहते हैं। और पुरुष मतलब नर का जो जनन अंग होता है उसको नर जनन अंग कहते हैं, और मादा का जो जनन अंग होता है, स्त्री का जो जनन अंग होता है उसे हम लोग स्त्री जनन अंग या मादा जनन अंग कहते हैं। तो हम लोग जब मानव में प्रजनन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे नर जनन अंग के बारे में, मादा जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि दोनों एक दूसरे के संभोग करने के पश्चात किस प्रकार से पुरुष का जो स्पर्म है वो जाता है कहाँ, स्त्री के गर्भ में जाता है, स्त्री के ओभम के साथ मिलता है और गर्भ में किस प्रकार शिशु पलता है। ओके, फिर तो जब शिशु पलेगा तो शिशु 9 महीने के बाद फिर उस नए बच्चे का जन्म होगा। जन्म होने के बाद फिर क्या होगा, उसका वृद्धि होगी, तो क्या हुआ, एक नई संतति का निर्माण हुआ। लेकिन यदि आवश्यकता से अधिक बच्चे को आप जन्म देते हैं तो उससे क्या होता है कि सबसे पहली बात तो जो माँ होती है उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, आपके आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता है, परिवार का जीवन स्तर कमज़ोर हो जाता है, जो बच्चे हैं उसके परवरिश में कमी आ जाती है, वगैरह वगैरह। इस स्थिति को हम लोग कंट्रोल करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे परिवार नियोजन के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या नियंत्रण के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या नियंत्रण के उपाय के बारे में। यदि आप अनवांटेड तरीका से संभोग करते हैं, मतलब अनवांटेड तरीका से सेक्स करते हैं, तो उनसे बहुत सारी बीमारियां होती है, जो कुछ बीमारियां विषाणु जनित है, कुछ है जो जीवाणु जनित है, एड्स होता है, गोनोरिया है, सिफिलिस है, ये बहुत सारी बीमारियां हैं। इन सभी बीमारियों को हम लोग कहते हैं एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, अर्थात संभोग करने, सेक्स करने के फलस्वरूप जो बीमारी एक जीव से दूसरे जीव में, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है उसको हम लोग बोलते हैं एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कौन कौन? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज 2 प्रकार का होता है, एक जीवाणु के द्वारा, एक विषाणु के द्वारा। जीवाणु के द्वारा जो एसटीडी होता है वो है आपका सिफिलिस है, गोनोरिया है, और विषाणु के द्वारा जो होता है उसको हम लोग एचआईवी एड्स कहते हैं, एचआईवी एड्स कहते हैं। एचआईवी का पूरा नाम होता है ह्यूमन एफिशिएंसी इम्यूनो, उसके बाद क्या, भी का मतलब वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, अर्थात उसी को शॉर्ट में कहते हैं एचआईवी। और उसका एचआईवी का पूरा नाम होता है एचआईवी एड्स, एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो एफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये क्या है, एड्स एक बीमारी है जो किससे होता है, वायरस से उत्पन्न होता है। जीवाणु से कौन कौन है, जैसे गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, ये सभी किससे उत्पन्न होता है, बीमारी ये क्या बोल रहे थे, जीवाणु से होता है। हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग जनसंख्या को नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो जनसंख्या को नियंत्रण करने का बहुत सारा उपाय है, जैसे सरकार के द्वारा बहुत सारे प्लान चला करके, नसबंदी की व्यवस्था करके, परिवार नियोजन के द्वारा, परिवार नियोजन का नया नाम अब कर दिया गया है परिवार कल्याण मंत्रालय, परिवार कल्याण के द्वारा, या आप कंडोम का इस्तेमाल करते हैं, या आप कॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, या आप अपने आत्मीय संतुलन के द्वारा उस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो इन सभी कंट्रोलिंग के द्वारा आप जो है जनसंख्या को नियंत्रण कर सकते हैं। और दूसरी बात, देश के विकास में जनसंख्या नियंत्रण का बहुत बड़ा एक रोल होता है, क्योंकि यदि आपके 4 बच्चे हैं, अगर वो 4 नहीं होकर केवल 1 बच्चे होते तो सबसे पहले उनका जीवन स्तर कुछ अलग होता, उनका परवरिश कुछ अलग होता, आपका आर्थिक स्थिति कुछ अलग होता, आपका रहन सहन कुछ अलग होता, उसका जो एक फ्यूचर है वो एक फ्यूचर अभी जितना 4 बच्चे के बीच है वो उसको अकेला बहुत ही बेहतर मिलता। आपकी संपत्ति अगर वो 4 बच्चे हैं तो 4 भाग में बढ़ता आगे चल के, अगर 1 बच्चा है तो सिर्फ मतलब क्या, आपका तो जीवन स्तर अच्छा होगा ही, उसके साथ उस बच्चे का भी जीवन स्तर होगा। उसके बाद लोगों की मनोभावना को विकसित करके, जैसे कि लोगों के मन में कुछ होता है, पहले बेटी हो गई तो वो बेटा की खोज में रहता है, तो उसके चक्कर में 4-5 बेटियां हो गई,
तो फिर उसके परवरिश में, उसके शादी में बहुत सारे खर्च होते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम्स आती हैं। उनसे बचने के लिए लोगों की मानसिकता को बदलनी होगी कि बेटे और बेटियों में कोई फ़र्क नहीं होता है, दोनों समान है। अगर दोनों को परवरिश एक प्रकार की दी जाए तो हमें लगता है कि दोनों के अंदर जो एफिशिएंसी है वो एक प्रकार की है, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। लड़की और लड़का मतलब कि स्त्री और पुरुष में जैसा हम मानते हैं, मेरा मानना है केवल शारीरिक अंतर है, बाकी और कुछ भी अंतर नहीं है। न तो मानसिक, न तो आर्थिक, न तो सामाजिक, न तो संवैधानिक, कोई भी अंतर नहीं है, केवल शारीरिक अंतर है। अगर आप शरीर से किसी इंसान को पहचानते हैं तो आप उसे लड़का लड़की बोल सकते हैं, नहीं अगर इंसानियत के तौर पर पहचानते हैं, उसके स्ट्रगल के तौर पर पहचानते हैं, जुनून के तौर पर पहचानते हैं, क्रिएटिविटी के तौर पर पहचानते हैं, सामाजिकता के तौर पर पहचानते हैं, तो उस दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि आप सभी बच्चे और बच्चियां, मेरे प्यारे भाई बहन, आप जहाँ कहीं भी आप मन से पढ़ते हैं क्योंकि आप आनंद सर से पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर को यहाँ पे रोकेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मानव जनन अंग के बारे में, नर जनन अंग के बारे में और मादा जनन अंग के बारे में। इस दोनों को डिस्कस करके हम लोग इस चैप्टर को लॉक करेंगे। ओके, फिर से कुछ बता देते हैं, जैसे कि हम लोग आगे पढ़ेंगे जनसंख्या नियंत्रण के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या नियंत्रण के उपाय के बारे में, जनसंख्या नियंत्रण के लाभ के बारे में, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कौन कौन है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का शॉर्ट नेम है STD, ये एग्जाम में पूछता ऑब्जेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे 2 प्रकार का, जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग। तो जीवाणु जनित रोग जो है वो हो गया आपका कौन कौन था, सिफिलिस था, गोनोरिया था, और जो विषाणु जनित रोग है उसमें कौन कौन आता है, उसमें आपका आता है HIV एड्स आता है। तो इस तरीके से हम फिर से उसको रिपीट कर दिए। आप इन सभी टर्म का जो है एक नोट्स बनाइए कि हम लोग जनसंख्या नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, जनसंख्या नियंत्रण से क्या क्या लाभ है, उनका क्या क्या उपाय है, उससे हम लोग किस तरीके से परिवार में चेंज ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन कौन से हैं। तो इन सभी बातों पे आप 2 टर्म आपका बच गया, एक नर जनन अंग और एक मादा जनन अंग के बारे में, अर्थात नर का जनन अंग कैसे होता है, किस प्रकार से नर और पुरुष के जनन अंग का बनावट होता है, किस प्रकार दोनों एक दूसरे के साथ संभोग करते हैं और नए जीव का निर्माण होता है, किस प्रकार बच्चे माँ के गर्भ में विकसित होता है, इन सभी बात पर हम लोग चर्चा करेंगे नए लेक्चर में। ओके, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।